हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर अमेरिका की आतंकियों को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा, जब तक हमारा वजूद है नेतन्याहू अकेला नहीं। जी हां, जब तक अमेरिका है इजराइल अपनी रक्षा के लिए अकेला नहीं। ब्लिंकन ने दे दिया है दो टुक जवाब हमास को। अब हमास की खैर नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री जाएंगे इजराइल, क्योंकि अमेरिका के 25 नागरिकों की चली गई है जान, जिसकी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिसके बाद पूरे अमेरिका में तहलका मच गया है। आखिर अब होने क्या वाला है, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी की अचानक बढ़ा दी गई जेड कैटेगरी की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आखिर क्यों अचानक लिया गया ये फैसला, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। आखिर सेविंग अकाउंट से अचानक पैसा निकालने लगे हैं लोग। आरबीआई के इस फैसले का दिखने लगा है असर। बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भीषण होने वाली है इजराइल हमास की जंग। अमेरिका की आतंकियों को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा, जब तक हमारा वजूद है, जब तक अमेरिका है, इजराइल अपनी रक्षा के लिए अकेला नहीं। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का गुरुवार को उनके देश आना इजराइल के प्रति अमेरिका के पूर्ण समर्थन का ठोस उदाहरण है। उन्होंने इजराइल पर पिछले हफ्ते हमला करने वाले हमास आतंकवादी समूह की तुलना आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से कर दी है, यानी आईएसआईएस से कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से इस्लामिक स्टेट को कुचल दिया गया था, उसी तरह से हमास को भी कुचल दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर इजराइल के प्रति अमेरिका का समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ ये संदेश लेकर आया हूं कि आप स्वयं इतने ताकतवर हो सकते हैं कि अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो, लेकिन जब तक अमेरिका है आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, ब्लिंकन ने कहा कि वो अविश्वसनीय रूप से कठिन समय में इजराइल वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि हमास के हमले में मारे गए परिवारों की तस्वीरें देखना उनके लिए असंभव है। ब्लिंकन ने कहा कि बच्चों को मारा गया, शवों को क्षत विक्षत किया गया, युवा लोगों को जिंदा जलाया गया, महिलाओं का रेप किया गया, बच्चों के सामने परिजनों को और परिजनों के सामने बच्चों को जान से मारा गया। उन्होंने इजरायली नागरिकों के साहस को भी सराहा। उन्होंने कहा कि जो भी शांति और न्याय चाहता है उसे हमास के आतंक के राज की निंदा करनी होगी। हमास का इकलौता एजेंडा इजराइल को तबाह करना और यहूदियों की हत्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां इजराइल में हमास के अटैक में अमेरिका के 25 नागरिकों की जान की पुष्टि। विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री भी करेंगे इजराइल का दौरा। जी हाँ, द गार्जियन के मुताबिक इजराइल पहुंचे एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि जंग में 25 अमेरिका के लोग मारे गए हैं। हमास के बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने को लेकर इजराइल के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी बात और बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद अब अमेरिकी रक्षा मंत्री भी इजराइल का दौरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, रक्षा मंत्री के आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बात और ज्यादा बिगड़ जाए, और अमेरिकी रक्षा मंत्री का आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई का करना। साथ ही साथ आपको बता दें, इजराइल ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारूंगा, गाजा पट्टी तुरंत के तुरंत खाली कर दे। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के 6ठे दिन इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा है। इजराइल की सेना ने हवाई मार्ग से पर्चे गिराए हैं जिन पर लिखा है कि हमास के आतंकियों को इजरायली सेना चुन चुन कर मार रही है। जहाँ जहाँ भी हमास के लोग छुपे हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऐसे में लोग गाजा पट्टी को खाली कर दें। बता दें कि गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 1350 से ज्यादा हो गया है। वहीं हमास के हमले में भी अब तक 1300 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। बता दें कि हमास के हमलों के बाद से ही इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई रोक दी है। इससे पूरा गाजा अंधेरे में डूबा हुआ है। 11 अक्टूबर को ही गाजा में अंधेरा छा गया था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, हमास के साथ सीरिया, लेबनान से भी दो हाथ कर रहा है इजराइल। इन 2 एयरपोर्ट पर बरसाए तगड़े वाले बम। जी हाँ, हमास से जंग के बीच अब इजराइल का सीरिया पर भी बड़ा हमला, 2 एयरपोर्ट्स को दागा गया। बता दें, एक तरफ इजरायली सेना जहां हमास के लड़ाकों से मुकाबला कर रही है, वहीं अब लेबनान और सीरिया की भी जंग में एंट्री होती दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जारी युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में इजराइल ने सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर बमबारी की है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और
अलेप्पो शहर के एयरपोर्ट पर बम बरसाए। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि इजराइल ने गुरुवार को राजधानी दमिश्क और उत्तरी शहर अलेप्पो में मुख्य हवाई अड्डों पर हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार हमले में अलेप्पो एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। वहीं दमिश्क एयरपोर्ट पर हमले के बाद की स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि तीन तरफ से बमबारी का सामना कर रहा है और इजराइल का ये आज का नहीं है दोस्तों, ये सालों साल युद्ध का रिकॉर्ड रहा है कि इजराइल कभी भी युद्ध अकेले देश से नहीं लड़ा है। इजराइल को लगातार तीनों तरफ से घेर करके वार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने झंडा फतेह करके दिखाया और युद्ध जीत करके दिखाया है। और इन चीजों की आदत इजराइल को लग चुकी है, एक साथ बहुत सारे देशों से लड़ने की। अगर आप भी मानते कि इजराइल में वाकई में वो स्टेमिना, वो कैपेबिलिटी, वो कैलिबर है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी की बढ़ाई गई सुरक्षा मिली। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी आईबी अलर्ट के बाद लिया गया है ये फैसला। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्री जयशंकर जी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दिया। इससे पहले जयशंकर जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। कथित तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के खतरे की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा कवर को थर्ड लेवल पर अपग्रेड किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश के महत्वपूर्ण लोगों पर खतरों को लेकर नियमित बैठकें करता है। इसकी हालिया बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री के लिए संभावित खतरों को चिन्हित किया गया था। जयशंकर जी की जेड श्रेणी की सुरक्षा के लिए कुल 36 सुरक्षा गार्ड यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री के आवास पर 12 सशस्त्र स्टैटिक गार्ड तैनात रहेंगे, 6 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, 3 शिफ्टों में 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो शिफ्टों में 3 चौकीदार और 3 ट्रेंड ड्राइवर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। भारत सरकार की विशिष्ट व्यक्तियों के ऊपर खतरों को देखते हुए एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एनएसजी श्रेणियां की सुरक्षा दी जाती है। इसमें जेड प्लस सबसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा होती है। इसके बाद जेड, वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा आती है। जेड प्लस की सुरक्षा केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाई जाती है। इसके अलावा एसपीजी की सुरक्षा होती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली हुई है। एसपीजी की सुरक्षा भारत में सबसे आधुनिक और उच्च कैटेगरी की होती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस सुरक्षा प्रदान करने को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां G20 से दूरी का असर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती हुई बरकरार। इस साल मिलेंगे दोनों के दोनों नेता। बता दें, इस साल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित मुलाकात को लेकर रूस और भारत के बीच चर्चा चल रही है। मॉस्को में भारत के राजदूत पवन कपूर के मुताबिक उच्च स्तरीय चर्चा जारी है। रशिया की न्यूज एजेंसी RIA ने इस बात की जानकारी दी है। पुतिन और मोदी की मुलाकात की खबरें ऐसे समय आ रही हैं जब रूसी राष्ट्रपति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन रवाना हो रहे हैं। कई लोगों ने कयास लगाए थे कि शायद अब रिश्तों में भारत का पलड़ा कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इस जानकारी ने सबको गलत साबित कर दिया है। मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की थी। पुतिन को G20 सम्मेलन के लिए भारत आना था, लेकिन वो आखिरी मौके पर उन्होंने यहाँ पर आना कैंसिल कर दिया था। पुतिन ने फोन करके PM मोदी से इस साल सम्मेलन में शामिल न होने की असमर्थता जताई थी। मोदी ने भी भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सभी पहलों के लिए रूस के लगातार समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में PM मोदी अगर वास्तव में भारत आ रहे हैं दोस्तों इस साल ही, तो ऐसे में उनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा, जैसा कि भारत के साथ रशिया के संबंध सबसे बेहतर हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां शाहिद अफरीदी ने कश्मीर पर आखिर कैसा बयान दे दिया कि पाकिस्तान के लोग ही कंफ्यूज हो गए, कहने लगे आखिर ये क्या था। जी हाँ, बता दे पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के कुछ लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं। उनको शायद कश्मीर सपने में आता रहता है। उनमें से एक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भी है। उन्होंने फिर कश्मीर को याद किया है। इस समय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में है और वर्ल्ड कप खेल रही है। अभी तक उन्होंने अपने 2 मैच खेले हैं और दोनों में फील्डिंग को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। टीम की फील्डिंग को लेकर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से वहां के एक टीवी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो अफरीदी ने बड़ा अटपटा जवाब दिया जो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग को लेकर शाहिद अफरीदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फील्डिंग
और कश्मीर का मसला काफी पुराना है। फिर वो हंसने लगे। उन्होंने आगे कहा कि फील्डिंग में आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। फील्डिंग को जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, उससे छुपने की कोशिश करोगे या ये सोचोगे कि बस 50 ओवर हो जाए, तब तक आप अच्छे फील्डर नहीं बन सकते। अफरीदी ने यह बयान तब दिया जब हाल ही में अपने मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कैच भी छोड़े और घटिया फील्डिंग से रन भी जाने दिए। इसी को लेकर अफरीदी से सवाल पूछा गया था तो वे कश्मीर का नाम जपने लगे। भारत के लोगों और दुनिया को पता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अफरीदी के इस बयान को पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नहीं समझ पाए। वे जान नहीं पाए कि अफरीदी टीम की तारीफ कर रहे हैं या फिर मौज ले रहे हैं। लेकिन दोस्त आपको बता दें, जो भारतीय फैंस है, भारतीय क्रिकेट के फैंस है भारतीय, वो पाकिस्तानी फैंस से कह रहे हैं कि कश्मीर तो भारत में है, लेकिन अफरीदी ने आपकी टीम की मौज ले ली है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आप लोग इस वाक्य से क्या समझते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां कभी दुश्मन रहे ईरान के साथ मिलकर इजराइल को रोकेगा, अब सऊदी अरबिया खाड़ी देश भी आएंगे साथ। बता दें, सऊदी अरब ने अपने नए दोस्त इजराइल को रोकने के लिए अपने पुराने दुश्मन ईरान से हाथ मिला लिया है। दोनों देशों के साथ अन्य खाड़ी देश भी हैं जो गाजा पर इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों की आलोचना कर रहे हैं। हालात ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल अलग थलग नजर आ रहा है। सभी इस्लामिक देश एकजुटता के साथ इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि वो गाजा पर किए जा रहे हमलों को तत्काल बंद करें। दो दुश्मनों के बीच हुई इस नई दोस्ती से अमेरिका भी परेशान है। उसे डर है कि अगर सऊदी, ईरान और अन्य देशों से फिलिस्तीन की मदद की तो ये जंग और विध्वंसक हो सकती है। इजराइल हमास युद्ध से मिडिल ईस्ट के कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यहाँ इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं। गाजा पर जारी इजरायली सेना के हमलों को रोकने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ी भूमिका सऊदी अरबिया निभा रहा है, जो लगातार अन्य अरब देशों के संपर्क में है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अन्य खाड़ी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर रहे हैं। वो अब तक ईरान, जॉर्डन, मिस्र समेत कई देशों के प्रमुखों से बातचीत कर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने का वादा भी कर चुके हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको इतना ही नहीं बता दें कि सऊदी और ईरान में दुश्मनी बेहद पुरानी है। दरअसल ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश और सऊदी अरबिया सुन्नी बहुल देश। मिडल ईस्ट में दोनों ही देशों में अपने प्रभुत्व को लेकर जंग रहती है। 7 साल पहले ये ज्यादा तल्ख तब हो गई थी जब ईरानी धर्मगुरु समेत 47 लोगों को आतंकवाद के आरोप में सऊदी अरब ने सजाए मौत दी थी। इसके बाद तेहरान में स्थिति खराब हुई थी, जहां पर तेहरान में स्थित सऊदी दूतावास पर ईरानियों ने हमला बोल दिया था और दोनों देशों ने आपस में संबंध खत्म कर दिए थे। 7 साल बाद इसी साल अप्रैल में चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों देश एक मंच पर नजर आए थे। इसके बाद अगस्त में सऊदी ने तेहरान में फिर एक बार अपना दूतावास शुरू करने का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में फिर एक बार ईरान और सऊदी अरबिया साथ आते नजर आ रहे हैं दोस्तों इजराइल वाले मुद्दे पर, और इजराइल को घेरने की पूरी कोशिश है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये देश दोनों करते क्या है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल का वीडियो आया सामने, मुस्लिम देशों से कर रहा है एकजुट होने की अपील। दरअसल इजराइल से जंग के बीच हमास के पूर्व मुखिया खालिद मशाल ने शुक्रवार के दिन मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया। मशाल ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि मुसलमानों को दुनिया भर में सड़कों पर उतरना चाहिए, इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी स्थित मध्य पूर्व मीडिया अनुसंधान संस्थान यानी मेमरी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल का वीडियो शेयर किया गया है। यह वीडियो करीब 1 मिनट 45 सेकंड का है, जिसमें खालिद मशाल ने कहा कि पश्चिम अमेरिका और ज़ायोनी फिलिस्तीन का तरफ जाते हुए मुजाहिदीन के काफिले देखेंगे। खालिद ने कहा कि हमें अरब की सड़कों और उन शहर के चौराहों पर कब्जा कर लेना चाहिए जहां मुस्लिम आबादी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां इजरायली नागरिकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से करे हमास से बात, बंधकों कैदियों की अदला बदली की कर डाली मांग। जी हाँ, सरकार से डिमांड करते हुए इजरायली नागरिकों ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बंधकों कैदियों की अदला बदली के लिए प्रदर्शन किया। एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि इजराइल सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हमास से बात करनी चाहिए कि बंधक बनाई गई महिलाओं, बच्चों और नागरिकों को रिहा किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि वो कैदियों, अपहरण बंधकों को रिहा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कैदियों की अदला बदली के लिए वे जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। तेल अवीव की सड़कों पर हाथों में पोस्टर लिए लोगों ने स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखे संदेशों के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बंधकों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में जीऊंगा यहीं मरूंगा, किसी भी हालत में देश नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, इमरान खान ने खाई कसम। बता दें, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो ना तो देश को छोड़ेंगे और ना ही कानून और संविधान के शासन को कायम रखने
बनाने के लिए हकीकी आजादी की अपनी कोशिश से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान के परिवार ने गुरुवार को उनके सोशल मीडिया मंच एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान के लोगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री का संदेश साझा किया है। पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ प्रमुख इमरान खान राजनयिक संदेश को लीक करने को लेकर शासकीय गोपनीयता मामले में रावलपिंडी स्थित अडिया जाला जेल में न्यायिक हिरासत से हैं। एक्स पर किए गए उनके पोस्ट में कहा गया है कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ दूं वे जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में ही जीऊंगा और वहीं मरूंगा। मैं और कहीं भी जाने के लिए अपना वतन नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो मुझे किसी भी जेल में रखे और मेरे लिए कैसे भी हालात पैदा कर दे। मैं अपने हकीकी आजादी, कानून के शासन और पाकिस्तान के संविधान जिसके मूल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है उसके लिए अपनी कोशिश से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि बता दूं कि आज के इमरान खान और 5 अगस्त 2023 को जेल भेजे गए इमरान खान के बीच दिन रात का अंतर है। आज मैं मजबूत और आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा फिट हूँ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं जहाँ चुनाव लड़ने के लिए तलाशने होंगे कानूनी उपाय। कार्यवाहक पीएम ने नवाज शरीफ की वापसी पर ले ली चुटकी। बता दें, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वापसी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जो भी अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं उन सभी को आगामी आम चुनाव में भाग लेने के लिए कानूनी उपाय तलाशने होंगे। पीएमएन सुप्रीमो नवाज शरीफ की वापसी के फैसले की अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया। बता दें कि 73 साल के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कई भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें जहां तालिबान और आईएसआई के बीच गहरा कनेक्शन नजरअंदाज न करे भारत। अफगानिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने किया आगाह। बताते अफगानिस्तान के कार्यवाहक निर्वाचित राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भारत सरकार को पाकिस्तान नेक्सस को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को इन दो देशों के बीच संबंध को कम नहीं आंकना चाहिए। अमरुल्लाह सालेह ने किसी अज्ञात स्थान से न्यूज 18 के स्पेशल इंटरव्यू में यह बात कही। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि आप दोबारा सत्ता में आने के बाद से तालिबान और आईएसआई के बीच संबंध को कम नहीं आंक सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विश्लेषक पाकिस्तान की मदरसा प्रणाली और अफगान तालिबान के बीच संबंध को कम आंकते हैं। सालेह ने कहा कि वो पाकिस्तान की हैं जो तालिबान को समर्थन दे रहा है। जिस दिन पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन देना बंद कर दिया वो बिखर जाएगा। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि कुछ लोग हैं जो मुल्ला याकूब जैसे तालिबान नेताओं से प्रभावित हैं, लेकिन वो सब तब बदल जाएगा जब आप एक और आतंकवादी हमला देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां भारत चीन के बीच 20वें दौर की वार्ता संपन्न। 2 दिन तक चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग, फिर भी नहीं निकला समाधान। बता दें, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की वार्ता संपन्न हो गई है। यह वार्ता 9 और 10 अक्टूबर को लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्दो के पास हुई है। जानकारों के मुताबिक इस वार्ता का भी तत्काल कोई समाधान नहीं निकल पाया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने वार्ता के असफल होने को लेकर कहा कि दोनों पक्षों के सैनिक लगातार 34 सर्दियों तक एलएसी के साथ आगे के क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस मीटिंग में भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी सहित अन्य मसलों पर बातचीत हुई। भारत के सेना अधिकारियों ने चीन पर लद्दाख के देपसांग और डेमचोक अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। भारत और चीन ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि दोनों देशों ने खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की है और अपने विचारों को साझा किया है। अगली खबर की बात करते हैं जहां इजराइल के खिलाफ भारत में उठी आवाज। फलस्तीन के समर्थन में इन 2 शहरों में भारी प्रदर्शन। जी हां, इजराइल और हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया 2 खेमों में बट चुकी है। इजराइल का दावा है कि जंग की स्थिति में 80 देश उनके साथ खड़े हैं। इस बीच भारत के 2 शहरों चेन्नई और कोलकाता में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किए गए। वहीं 13 अक्टूबर को SIO इंडिया नामक संगठन इजराइल के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करने जा रहा है। चेन्नई में तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कजगम फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आया है। फलस्तीनी नागरिकों पर इजराइल के हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में मॉनिटरी यूथ फोरम के सदस्य फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां इजराइल हमास के बीच जंग में कोई हारे कोई जीते, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ ईरान। आखिर कैसे, बता दें, जानकारों की माने तो युद्ध में ना तो हमास जीतेगा और ना ही इजराइल, बल्कि यहाँ कोई और ही जीतेगा और वो है ईरान देश। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। बात साल 1970 की है जब ईरान की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। 1979 में यूएसए और इजराइल द्वारा समर्थित शाह रजा पहलवी को हटा दिया गया। इसके बाद देश का कंट्रोल शिया मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ में आ गया था। शाह रजा पहलवी को ईरान के मुताबिक मुस्लिम कट्टरपंथी यूएस और इजराइल के हाथ की कठपुतली समझते थे, इसलिए वो अमेरिका और इजराइल दोनों का विरोध करते थे। इसके लिए ये दोनों देश अन्याय मुस्लिम और ईरान की सुरक्षा के
लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसके अलावा फलस्तीन लिबरेशन के लिए सपोर्ट ईरान की रिवॉल्यूशनरी रिजीम की एक कोर थीम रही है और वो समय समय पर इसका समर्थन करता रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां नफरत फैलाता है यूट्यूब फेसबुक, चुनावों में पक्षपात न करे इंडिया गठबंधन का जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई को खत। जी हाँ, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन ने व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक घृणा अभियान में सहायता करने और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में 28 राजनीतिक दलों के समूह ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने के दोषी हैं। साथ ही साथ दोस्त आपको बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे का बदल गया था मन, बीजेपी गठबंधन में फिर से होना चाहते थे शामिल। जी हाँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी के गुट ने गुरुवार को दावा किया कि साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का मन बदल गया था और वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिर से शामिल होना चाहते हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ लोकसभा सांसद सुनील तटकरे के अनुसार जून में अजित पवार और मंत्री अशोक चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद संजय राउत के साथ एक बैठक में ठाकरे के मन में बदलाव सामने आया। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां उत्तराखंड के धारचूला के गूंजी गांव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी, स्थानीय लोगों और आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले आदि कैलाश के दर्शन किए। उसके बाद प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के धारचूला से 70 किलोमीटर दूर गूंजी गांव पहुंचे। गूंजी गांव में स्थानीय लोगों ने उनका परंपरा और पारंपरिक वेशभूषा के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने ढोल दमाऊ भी बजाया, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ राजस्थान में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर बड़ा हमला, पत्थर मार फोड़ा गया ट्रेन का कांच। जी हाँ, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर से हमला किया गया। जयपुर से उदयपुर जाते समय मारे गए पत्थर से बोगी का कांच टूट गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। पिछले 25 दिनों में वंदे भारत ट्रेन पर हमले की यह तीसरी बड़ी घटना है। जयपुर से उदयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन पर भीलवाड़ा जिले से रायला रेलवे स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने पथराव से हमला किया, जिससे कांच टूटने के बोगी में अफरा तफरी मच गई। पत्थर से हमले की सूचना मिलते ही रेलवे के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए और ये घटना बुधवार शाम की बताई गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में ये बार बार लगातार खबरें आ रही है वंदे भारत को लेकर, लेकिन दोस्तों ये सोचना चाहिए हमला करने वालों को कि ये किसी एक लोग की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे भारत के जनता की प्रॉपर्टी है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। अब ऐसे में अपने ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहीं ना कहीं एक तरीके से बेवकूफ ही कहलाएगा। इस पर दोस्तों आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर कौन वो लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, बताइएगा जरूर। अंतिम खबर की बात करें, जहां सेविंग अकाउंट से अचानक पैसे निकालने लगे हैं लोग। आरबीआई के फैसले का तगड़ा असर, दरअसल भले ही केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 4 बार से रेपो रेट को अस्थिर रखा हो, कांस्टेंट रखा हो, अब भी कर्ज पर दबाव दर ज्यादा है। ब्याज दर ज्यादा होने के कारण लोग अब सेविंग अकाउंट की बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर जोर दे रहे हैं। उद्योग मंडल फिक्की और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करंट और सेविंग अकाउंट में जमा होने वाली रकम में कमी आई है। बता दें कि बैंक जो पैसा जुटाते हैं उसमें चालू और बचत खाता में जमा रकम कम लागत वाली राशि है। इन खातों में अधिक जमा राशि का मतलब बैंकों के लिए बेहतर मार्जिन है। फिक्की आईबीए के 17वें दौर के सर्वे के मुताबिक ऊंची ब्याज दरों को देखते हुए लोगों का झुकाव फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ओर है। सर्वेक्षण के मौजूदा दौर में आधे से अधिक प्रतिभागी बैंकों यानी 57% प्रतिभागी बैंकों ने कुल जमा में करंट और सेविंग डिपॉजिट की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की है, वहीं एफडी में तेजी आई है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों का क्या सुझाव है इस मुद्दे पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने